नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर इसको डिराइव करेंगे, एक फार्मूला इसमें, और कहाँ पर इसका यूज़ करेंगे इम्पॉर्टेंट है। बेस थ्योरम के पहले का पार्ट है, बेस थ्योरम इसी के डेरिवेशन के बाद बनी हुई है, और इससे बेस थ्योरम से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो बेस थ्योरम को पढ़ने के पहले हमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का आइडिया होना ज़रूरी है। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में लिख लेते हैं, लेट S बी द सैंपल स्पेस let S be the sample space and let E1, E2, E3 up to En be n mutually exclusive events, n mutually exclusive and exhaustive event। एग्जॉस्टिव का मतलब हो गया सारी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी सब P1, P2, P3 से लेके Pn तक इनका सबका सम क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट if capital A is any event which occur capital A is any event which occur with even E1 or E2 or E3 up to dash dash or En, then इसका एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू P(E1) PA अपॉन E1 प्लस P(E2) PA अपॉन A2 up to dash 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 P(En) PA अपॉन En। ये इसका फॉर्मूला होता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। किस टाइप से बना है, क्या इसका डेरिवेशन है, अभी हम करेंगे, और कहाँ पर यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे अभी। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n PEI इंटू PA अपॉन EI। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। कई सारी इवेंट्स हमको गिवन होंगी, एक स्पेसिफिक इवेंट जो है वो ए होगा, उसको अलग से हमें पहचानना होगा कि ए क्या है इस क्वेश्चन में। उस ए को पहचानने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी। बहुत सारी इवेंट्स गिवन होंगी, E1, E2, E3। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो इसका मतलब इनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। E1, E2, E3, En जो है वो सारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और एग्जॉस्टिव का मतलब है कि उनका सबका सम जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn जो है वो 1 के इक्वल है। एक इवेंट का इंटरसेक्शन दूसरे के साथ 0 होगा, तो एक स्पेशल इवेंट ए होगी, वो हमें पहचाननी होगी, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अगर हम इसका डायग्राम बना के समझेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ तक कर लीजिए आप।
फिर लिखते हैं इसका प्रूफ और किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये फार्मूला कैसे बनाए उसके बारे में बात करते हैं। पी ए अपॉन ई1 का सबको आइडिया है कि पी ए अपॉन बी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो देखिए इसका जो है अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से इसको डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो लेट किया उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। सिंस E1 E2 E3 up to dash En are n mutually exclusive event, mutually exclusive and exhaustive event, mutually exclusive and exhaustive events, और इनका सबका इंटरसेक्शन जो है E1 इंटरसेक्शन E2 ये जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि इनका आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं है। और जो E1 E2 E3 है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसलिए उनका इंटरसेक्शन ज़ीरो हो गया। और अगर उनका यूनियन ले लिया जाए E1 यूनियन E2 यूनियन E3 से लेके अप टू डैश डैश यूनियन En, तो इन सब का जब यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सैंपल स्पेस S के इक्वल। क्योंकि एग्जॉस्टिव का मतलब ही है कि सबको प्लस करोगे तो 1 की इक्वल आना चाहिए। अगर इसका आप डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा E1 E2 E3 En जो है वो बहुत सारी इवेंट्स है जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो है वो इवेंट E1 है, ये दूसरी इवेंट E2 है और थर्ड जो है वो E3 है। सिमिलरली करते करते लास्ट वाली जो है वो क्या है, वो En है और ये जो है सैंपल स्पेस S है। ए कोई एक ऐसी इवेंट है, ए के बारे में डाउट रहता है कि ए को कैसे पहचाने। ए एक ऐसी इवेंट है जो सब में लाई करने वाली है। ए जो है वो E1 में भी होगी, E2 में भी होगी, E3 में भी होगी, En तक में सब में होगी। इसको हम क्या नाम देंगे, ये ए है। ठीक है, इस इवेंट का नाम क्या है, जो ग्रीन से है उसका नाम है ए। तो ये वाला जो पार्ट है, जितना पार्ट ये है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या हम ए इंटरसेक्शन E1 बोल सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसको ए इंटरसेक्शन E2 बोल सकते हैं। तीसरे वाले को ए इंटरसेक्शन E3, ए का E3 के साथ इंटरसेक्शन। लास्ट वाले को ए इंटरसेक्शन En बोल सकते हैं। ठीक है, E1 E2 E3 एक बार फिर से देख लेते हैं। E1 E2 E3 जो है वो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है E1 का E2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन फाई है, प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। इनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। ठीक है, और ए जो है वो एक ऐसी स्पेशल इवेंट है जो सभी में है। लिखा हुआ है ना, इफ ए इज एनी इवेंट विच अकर विद E1 E2 E3 अप टू En। ये लिखा हुआ है इफ ए इज एनी इवेंट विच अकर विद, ए जो है एक स्पेशल इवेंट है जो सभी में काम करने वाली है, जो सबके साथ इंटरसेक्शन देगी, E1 के साथ भी, E2 के साथ भी, E3 के साथ भी, अप टू En के साथ। अब फॉर्मूला अपना देखते हैं कैसे बना होगा। जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू P1 PA अपॉन E1 कैसे बना है, प्लस P2 PA अपॉन E2। तो हम क्या करेंगे, इस A के बारे में लिखेंगे। देखो इस A को हम क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन E3 अप टू डैश डैश डैश, इंटरसेक्शन के बाद फिर यूनियन A इंटरसेक्शन En। अरे भाई जितने भी
इंटरसेक्शन है, अगर उनको सबको ऐड कर दिया जाए तो वो ए बन जाएगा ना। इसको ऐड कर दिया गया, यूनियन का मतलब कलेक्शन हो गया, ये ले लिया, उसके साथ इसको ले लिया, फिर इस तरीके से सबको लेते चले गए एन तक के साथ, ये सारा का सारा पार्ट। तो ये सबको अगर हम यूनियन ले लेंगे तो उस यूनियन का मतलब कलेक्शन सबको प्लस कर रहा है, तो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल। अभी तो ए के इक्वल है क्योंकि यूनियन लिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ले लेंगे तो ये सब प्लस में आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ए इंटरसेक्शन ई1 बोलो या ई1 इंटरसेक्शन ए बोलो, बात एक ही है। ई1 का इंटरसेक्शन ए के साथ हो गया, ये ई2 का इंटरसेक्शन हो गया, ई2 इंटरसेक्शन है, ई3 इंटरसेक्शन है, ई4 इंटरसेक्शन है, ऐसे करके सबको लिख लेते हैं फिर से एक बार। ई1 इंटरसेक्शन है, यूनियन ई2 इंटरसेक्शन है, अप टू डैश डैश ई3 इंटरसेक्शन है, यूनियन ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ए। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है, जैसे हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे तो प्रोबेबिलिटी जैसे ही लेंगे तो सब प्लस हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई2 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई3 इंटरसेक्शन ए अप टू डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन इंटरसेक्शन ए। ये ई एन इंटरसेक्शन ए आएगी। अब पी ए अपॉन बी का सबने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि पी ए अपॉन बी क्या होता है। पी ए अपॉन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। यहाँ पर यूजिंग फार्मूला करके लिख लेते हैं, यूजिंग फार्मूला पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी। तो इसी फार्मूले का, इंटरसेक्शन वाले का, ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने पढ़ी थी उसी का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसी के साथ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, यहाँ पर हम जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई वन पी ए अपॉन ई वन, प्लस दूसरे में जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई टू पी ए अपॉन ई टू, थर्ड में पी ई थ्री पी ए अपॉन ई थ्री, लास्ट में पी ई एन पी ए अपॉन ई एन। ये तो हमने उसका फार्मूला डिराइव किया है। क्वेश्चंस इसके बहुत इजी आने वाले हैं, अभी हम करेंगे तो आइडिया हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा इसका। E1 E2 E3 हमें पहचानना पड़ेगा और उसके बाद कैपिटल ए पहचानना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछेगा वो कैपिटल ए हो जाएगा। और फिर ये फार्मूला है और इसका डेरिवेशन ये कर दिया है मैंने। इसमें कहीं पर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप बताएं। इम्पॉर्टेंट हमारे लिए फार्मूला ही है। क्वेश्चन जो है इसके अभी करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बेस थ्योरम के लिए इसका प्रूफ जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेस थ्योरम का भी प्रूफ इसी से बना हुआ है। इसी से एक लाइन आगे बढ़ेंगे तो बेस थ्योरम बन जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का आइडिया हुआ क्या है। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमें क्या होगा, एस कोई सैम्पल स्पेस गिवन होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा। E1 E2 E3 जो है बहुत सारी n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उनका इंटरसेक्शन नहीं है मतलब फाई है, प्रोबेबिलिटी 0 है। और एग्जॉस्टिव का मतलब उनका सम 1 के इक्वल है, मतलब सारे E1 E2 E3 E4 EN को अगर एक साथ कलेक्ट कर दो तो वो सैम्पल स्पेस की इक्वल हो जाएगी। ए जो है कोई ऐसी इवेंट है जो सब में लाई करेगी, E1 में भी होगी E2 में भी होगी। जैसे मान लिया 2 बैग है हमारे पास, कुछ उसमें रेड और ब्लैक बॉल है, दूसरा बैग है उसमें भी रेड और ब्लैक बॉल है। तो वो कहेगा रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताइए, या ब्लैक बॉल। तो दोनों में रेड भी है, दोनों में ब्लैक भी है, तो किसी एक स्पेशल को जो है वो ए नाम दे देंगे।
और फॉर्मूला है P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2, और इसी को हटा के सिग्मा लगा दिया गया I = 1 to n। प्रूफ जो है बहुत इजी है, E1 E2 E3 En अप टू n तक जो है वो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है, s जो है वो सैम्पल स्पेस है। तो ये लिखा हुआ है कि E1 का इंटरसेक्शन E2 के साथ पाई, देखो दिख भी रहा है E1 अलग है, E2 अलग है, E3 अलग है। और अगर सबका कलेक्शन कर लिया जाए, सबका यूनियन ले लिया जाए तो वो S के इक्वल हो जाएगा। फिर हमने देखा कि जो ये वाला पार्ट है A कॉमन है और E1 के साथ, तो इसको A इंटरसेक्शन E1 लिख दिया। E2 के साथ जो A का पार्ट है उसका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन E2 लिख दिया। तीसरे को A इंटरसेक्शन E3 करके सबको लिख दिया गया, और सबको जब प्लस करेंगे तो वो A के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यूनियन लगा के फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A जैसे किया, इनको प्लस करके लिख दिया, और प्लस के बाद फिर सीधे फार्मूला लगा दिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, कि A इंटरसेक्शन B, ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E1 हो चुका है। जैसे हमने 4-5 करके बताई हुई थी ना कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही देखते हैं कि ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और ये लो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E1 हो चुका है। फिर सेकेंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 हो चुका है। ऐसे करके n तक हो गए हमारे। ठीक है, तो इसको ऐसे ही ध्यान रखते हैं। और जितनी भी प्रोबेबिलिटी है P1 P2 P3, इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3, इन सब का सम जो है वो 1 के इक्वल होगा। एग्जॉस्टिव का मतलब यही है, और ऊपर दिख भी रहा है कि सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे तो सैम्पल स्पेस की इक्वल हो जाएगा, E1 E2 E3। अब जरा इसका क्वेश्चन करते, देखते क्वेश्चन कितना इजी इसका आता है। और फार्मूला भी बहुत इजी है, बस डेरिवेशन थोड़ा सा समझना था, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलिए तो क्वेश्चन एक लिख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन है हमारा, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल and 3 black balls. A second bag contain 2 red ball and 4 black ball. One bag is selected at random from the selected bag. From the selected bag, one ball is drawn. From the selected bag, one ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. रेड बॉल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो इसमें हमारे पास कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E1 E2 E3 कैसे चेक करेंगे, उनके बारे में लिखते हैं। आप 2 बैग है हमारे पास, एक E1 है, बैग 1 को हम E1 दे देते हैं नाम, और बैग 2 को जो है वो E2। ठीक है, इसमें जो है वो 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल है, और दूसरे में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। E1 का मतलब क्या है? E1 का मतलब है सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, और E2 का मतलब क्या है? सेलेक्टिंग सेकेंड बैग।
ठीक है, तो E1 और E2 पता चल गया। तो अब जरा बताओ कि PE1 और PE2 की वैल्यू क्या होगी। भाई देखिए इसमें दो ही इवेंट बन रही है, तो फॉर्मूला जो हमारा है वो क्या लगेगा, और ए क्या होगा, जिसके बारे में पूछता है वो ये होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। ए का मतलब क्या है, ए जो है वो, ए के बारे में हम लिखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, रेड बॉल। ए जो है वही तो हो गया रेड बॉल के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है, ए जो है उसने कहा ना रेड बॉल को सेलेक्ट करना है, ए रेड बॉल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। ये फॉर्मूला हमारा यूज़ हो जाएगा। अब इसमें से जो है हमें चार चीज़ों की ज़रूरत है, एक PE1 चाहिए, एक PE2 चाहिए, और एक PA/E1 चाहिए, और PA/E2 चाहिए। तो देखिए दो बैग हैं, दोनों बैग में किसी एक बैग को सेलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE1 की वैल्यू क्या होगी, PE1 की वैल्यू होगी 1/2, और PE2 की वैल्यू भी क्या होगी 1/2। क्यों, क्योंकि जैसे हेड और टेल का केस होता है ना, कोई भी एक बैग सेलेक्ट करना है, कोई भी एक कॉइन का हेड या टेल सेलेक्ट करना है, तो 1/2 हो गई। कोई दो बैग थे उसमें से एक बैग, चाहे फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करोगे तो भी 1/2, सेकेंड बैग को सेलेक्ट करोगे तो भी 1/2। A/E1 का मतलब क्या है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको ये आइडिया है कि A/E1 का डायरेक्ट मतलब क्या है। इसका मतलब ये है A/B, PA/B का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बतानी है जबकि B हो चुका है, B ऑलरेडी जो है वो हो चुका है। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, P हटा देते हैं यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a red ball when the first bag has been chosen। when the first bag has been chosen मतलब सीधी सी बात अगर हम बोले तो पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहले बैग में कितनी रेड है, 4 रेड है, तो टोटल कितनी है 7। तो पहले बैग से टोटल 7 में से 4 रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक रेड निकालने की, तो 4/7 बिल्कुल सही है। तो PA/E1 जो है वो क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। सिमिलरली PA/E2 भी बता दो क्या होगा, PA/E1 तो मिल गया, PA/E2 दूसरे बैग से रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो दूसरे बैग में कितनी है, दूसरे बैग में रेड है 2 और टोटल है 6, तो 2/6। सबकी वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है। P रेड बॉल हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और फॉर्मूला होता है PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। इन्हीं दोनों को बस हमें सॉल्व कर लेना है और उसके बाद आंसर बता देना है। ये 2 से कट किया, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये 2/7 प्लस 1/6, 42 एलसीएम हो गया, तो 12 प्लस 7 19/42 हमारा आंसर आ गया। अब आप बताएं इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन सी वैल्यू पहचानने में प्रॉब्लम है। भाई 2 बैग देगा या 3 बैग देगा या 10 बैग देगा तो E1 E2 E3 E10 हो जाएंगे। किसी हो सकता है मशीन्स के बारे में दे दे तो 1 2 3 होंगी, तो 3, तो हमें देखना पड़ेगा कि इवेंट्स कितनी है, E1 E2 E3 पहचानना, उसके बाद जो पूछेगा वो A हो जाएगा। वो भी बहुत इजी है पहचानना है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोल रहा था तो A हो गया, अगर वो कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल तो वो A हो जाता। तो क्वेश्चन इसके बहुत इजी बनने वाले हैं। 4 चीज़ों की, जैसे 2 का केस है तो 4 बनेंगे, 3 होंगे तो 6 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, PE1 PE2 PE3,
और पी ए अपॉन E1, पी ए अपॉन E2 और पी ए अपॉन E3। ए अपॉन E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जब E1 को सेलेक्ट किया या E1 हो चुका है, मतलब वही है, E1 को सेलेक्ट किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब E2 को सेलेक्ट किया है। तो है कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ फिर अगला। चलिए लिख लेते हैं फिर एक क्वेश्चन और। इन अ बोल्ट फैक्ट्री, in a bolt factory, machine A, B, C, और जितना क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B, C मैन्युफैक्चर respectively 25%, 35% and 40% of total bolts manufacture respectively respectively 25%, 35% and 40% of the total bolt। तीन मशीन ABC हैं जो इतना मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑफ देयर आउटपुट of their output 5%, 4% and 2% are respectively defective bolt। ये जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट्स इतने बनते हैं। A bolt is drawn at random, a bolt is drawn at random from the a bolt is drawn at random from the product what is the probability that the bolt is defective, कह रहा है कि डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब देखो इसमें तीन मशीन है तो PE1, PE2, PE3 तीन बनेंगे। E1, E2, E3 लेना पड़ेगा। बस इसमें सब कुछ आपको लिख के बताना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव में तो सीधे एक लाइन में आंसर दे देंगे, और तीन है तो 6 चीज़ों की ज़रूरत है हमारे पास। पूछा क्या गया है वो ए होता है। ए क्या है? बोल्ट इज डिफेक्टिव। बस अब आप आंसर बता दीजिए फिर जल्दी से क्या होगा। E1, E2, E3 क्या होंगे लिख लेंगे यहाँ पर। E1 को क्या लिखेंगे? द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन है। ऐसे लिख के हमें बताना पड़ेगा कि E1 क्या है। E2 क्या होगा? द बोल्ट मैन्युफैक्चर बाय मशीन B। और तीसरा E3 हो जाएगा C से। ए को मैंने बताया, ए पहचानना बहुत इजी है। जो पूछा जा रहा है वो ए है। उसने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज़ डिफेक्टिव, तो ए क्या होगा? बोल्ट इज़ डिफेक्टिव। तो बस PE1, PE2, PE3 ढूंढना और PA अपॉन E1, PA अपॉन E2 और PA अपॉन E3 और फिर आंसर।
आया आंसर क्या? देखिए सब कुछ इसमें दिया हुआ, इसमें तो कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा है कि बोल्ट फैक्ट्री मशीन मैन्युफैक्चर करती है 25%, तो परसेंट में दिया है तो ये प्रोबेबिलिटी दिया है टोटल 100 करके। तो पहला क्या हो जाएगा 25/100, P1 जो है वो 25/100, P2 जो है वो 35/100 और थर्ड जो है वो P3 हो जाएगा। और ये जो कह रहा है टोटल बोल्ट्स ऑफ देयर आउटपुट, उन्हीं मैन्युफैक्चरर में जो फर्स्ट वाली मशीन हेलो है। सर, हाँ जी बताइए। 11/100 अच्छा अच्छा, पॉइंट में क्या है 11/100 मतलब नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ आंसर है, चेक पॉइंट करो। 11। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अभी मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/100, P2 की वैल्यू हो जाएगी 35/100 और P3 की वैल्यू हो जाएगी 40/100। PA/E1 क्या हो जाएगा डिफेक्टिव फर्स्ट वाले से। A/E1 का मतलब बोल्ट डिफेक्टिव हो जब हमने पहले वाले मशीन को सेलेक्ट किया है, तो उसमें दिया है 5%, तो 5/100। PA/A2 क्या हो जाएगा 4/100 और PA/A3 क्या हो जाएगा 5, 4 और 2/100। और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी बतानी है डिफेक्टिव की। डिफेक्टिव को हमने ए लेट किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 PA/E1, P1 PA/E1 प्लस P2 PA/E2 प्लस P3 PA/E3। तो P1 की वैल्यू है 25/100 इंटू PA/E1 5/100, P2 35/100 इंटू PA/E2 4/100, P3 कितना है 40/100, ये है 40/100 और 2/100, तो ये हो गया 40/100 और इंटू में 2/100, तो ये हो गया कितना 125। और ये कितना हो जाएगा 70, 72 या 140 और ये 80 डिवाइडेड बाई 10000, तो ये हो गया 5, 4 और 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 10000। तो आंसर हमारा होगा 0.0345। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया सीधे सीधे क्वेश्चन जिसमें हमें सब कुछ दिया रहता है। कुछ क्वेश्चंस में वो घुमाने की कोशिश करेंगे, जैसे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, आप ज़रूर उसको ट्राई करेंगे। बेस थ्योरम की जो एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूँ आपको, करते हैं उसको भी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वन बैग कंटेन 4 white and 5 black ball. Another bag contain 6 white and 7 black ball. A ball is transferred from first bag to second bag। यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। And then a ball is drawn from the back second
find the probability that ball drawn is wide. और इस तरीके का जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है. 30/63, 30/61, 29/63. एक बार क्वेश्चन को फिर अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आइडिया कम रहेगा. दो बैग हैं. एक तो पहली बात तो हमें ए ढूंढना है, और E1 और E2 और E3 जितने भी हैं, तो दो बैग हैं, तो फिर E1 और E2 दो ही होने वाले हैं. फर्स्ट बैग में हमारे पास जो बॉल्स है वो है 4 वाइट और 5 ब्लैक, और सेकेंड बैग में जो है 6 वाइट और 7 ब्लैक है. अ बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड. एक बॉल जो है फर्स्ट वाले बैग से एक बॉल जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है. अब ये नहीं बताया गया कि वाइट वाली ट्रांसफ़र की जा रही है कि ब्लैक वाली ट्रांसफ़र की जा रही है. तो यहीं से हमको आइडिया हो जाएगा कि भाई दो केस बनेंगे यहाँ पर. या तो हो सकता है वाइट वाली ट्रांसफ़र हो रही हो, और या तो हो सकता है ब्लैक वाली ट्रांसफ़र हो रही हो. अ बॉल इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम फर्स्ट बैग टू सेकेंड बैग, एंड देन अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड, और यहाँ से एक बॉल फिर जो है वो निकाली जा रही है. अब वो भी बॉल जो निकाली जाएगी पता नहीं कौन सी होगी, वो वाइट वाली होगी कि ब्लैक वाली होगी. खैर, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ वाइट, तो वाइट के लिए पूछ रहा है. तो देखो, जब वाइट बॉल यहाँ से फर्स्ट बैग से जब सेकेंड बैग में वाइट बॉल डाली जाएगी, तो पहले 6 वाइट थी, अब 7 वाइट और 7 ब्लैक हो जाएंगी. और जब ब्लैक वाली डाली जाएगी फर्स्ट वाले से निकाल के सेकेंड वाले में, तो 6 वाइट तो रहेंगे, लेकिन 7 की जगह फिर 8 ब्लैक हो जाएंगे. इस बात का हमको ध्यान रखना है. ए जो है वो क्या होगा, ए के बारे में लिख लेते हैं कि ए क्या होगा. ए में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट, और वो सेकेंड बैग से निकाल रहे हैं. तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग इज वाइट. ये ए जो पूछा जाता है वो ए हो जाता है. E1 क्या है, E1 हम मान लेते हैं कि ये बैग को नहीं मानेंगे E1 और E2. E1 हम मानेंगे कि पता नहीं हमने पहले वाइट बॉल निकाल के दूसरे बैग में डाली है कि ब्लैक वाली बॉल निकाल के दूसरे वाले बैग में डाली है. तो E1 जो है वो वाइट बॉल लेट कर लेते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, ब्लैक वाइट कुछ भी. तो वाइट बॉल ट्रांसफर्ड इन सेकेंड बैग, ये फर्स्ट बैग है और ये सेकेंड बैग. E2 क्या हो जाएगा, E2 जो है वो वाइट की जगह बस ब्लैक हो जाएगा. तो ब्लैक बॉल ट्रांसफर इन सेकेंड बैग. तो अब बात समझ में आ गई, E1 क्या है, E2 क्या है और A क्या है. फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको. 4 वाइट और 5 ब्लैक बॉल थी हमारे पास. दूसरे बैग में 6 वाइट और 7 ब्लैक बॉल थी. एक बॉल को ट्रांसफ़र किया गया फर्स्ट से निकाल के सेकेंड में. अब वहाँ पर हमको आइडिया नहीं कि कौन सी बॉल आई है. वाइट वाली बॉल ट्रांसफ़र की गई है फर्स्ट से सेकेंड में, कि वाइट की जगह ब्लैक वाली ट्रांसफ़र की गई है. और ट्रांसफ़र करने के बाद नंबर ऑफ बॉल जो है वो सेकेंड बैग में चेंज हो जाएगी. अगर वाइट बॉल ट्रांसफ़र करोगे आप, तो पहले 6 वाइट थी, तो अब हो जाएंगी 7 वाइट और 7 ब्लैक. और अगर आपने ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र किया फर्स्ट से सेकेंड में, तो 6 वाइट ही रहेंगी, लेकिन 8 ब्लैक हो जाएंगी, क्योंकि एक ब्लैक ऐड हो जाएगी. और फिर जो ये बॉल बढ़ गई हैं, उनसे फिर एक बॉल जो है सेकेंड बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है.
कि वो जो प्रोबेबिलिटी सेकेंड बैग से निकालने की है बॉल की, वो बॉल जो है वो वाइट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P ऑफ A प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 क्या होंगे। E1 का मतलब क्या है, वाइट बॉल ट्रांसफर इन सेकेंड बैग। तो वाइट कितनी है हमारे पास, पहले P E1 निकालेंगे और फिर P A अपॉन E1 निकालेंगे। A अपॉन E1 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बतानी है, जबकि फर्स्ट वाला E1 को हमने सेलेक्ट किया है, वाइट बॉल ट्रांसफर इन सेकेंड बैग। तो पहले हम क्या करेंगे, E1 की देखते हैं प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की क्या होगी। वाइट कितनी है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में वाइट है कितनी 4 और टोटल है कितनी 9, और सेकेंड में वाइट है 6 और टोटल है 13। तो एक काम करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालते हैं। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4, चाहे 4C1 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है। चलिए मैं C1 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर 2 होंगी तो 4C2 की बात आ जाएगी, कॉम्बिनेशन आ जाता है अगर 2 या 3 सेलेक्ट करनी होती है। अभी तो एक है तो 4/9 डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिख दिया 4C1 अपॉन 9C1, बात वही है 4/9 ही होगा। PA अपॉन E1 का मतलब क्या है, वाइट बॉल सेलेक्ट करनी है फर्स्ट वाले E1 से जब वाइट बॉल ट्रांसफ़र की गई। तो जब वाइट बॉल ट्रांसफ़र की गई होगी सेकेंड बैग में, तो अब जो है वाइट कितनी हो गई होंगी, 7 वाइट हो गई होंगी और 7 ब्लैक हो गई होंगी। और जब ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की जाएगी तो 6 वाइट रहेंगी और 7 की जगह 8 ब्लैक हो जाएंगी। तो अब जरा यहाँ पर आप बताएं कि PA अपॉन E1 क्या हो जाएगी। A का मतलब है वाइट, तो वाइट की क्या हो जाएंगी 7, तो 7C1 और टोटल 14 है तो 14C1, तो 7C1 अपॉन 14C1, या डायरेक्ट आप 7/14 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पहले ही बैग में ब्लैक बॉल के लिए, तो पहले वाइट के लिए थी तो 4/9 था, अब वाइट की हो गई, अब ब्लैक की बात हो रही तो 5/9 हो जाएगा। तो 5C1 अपॉन 9C1, ये बात समझ में आ रही ना। PE2 का मतलब क्या है, ब्लैक बॉल जो है वो ट्रांसफ़र की गई सेकेंड में, लेकिन हमें तो E1 और E2 में ब्लैक और वाइट की बतानी है। पहले वाले बैग में ही वाइट की बताया तो 4/9, पहले वाले बैग में ब्लैक की बताएंगे तो 5/9। और A अपॉन E2 क्या हो जाएगा, अब हमारे पास टोटल जो है वो ब्लैक है 6, तो 6C1 अपॉन टोटल 14 है तो 14C1। तो C1 लिखने की वैसे खास ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे हम क्या लिख सकते थे यहाँ पे, ये 4/9, ये 7/14, ये 5/9 और ये 6/14। इसी को बस हमें सॉल्व कर लेना। तो ये तो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो 2 3 ज़ा और 2 7 ज़ा हो जाएगा ये, तो 4/18 हो जाएगा और प्लस 15/63 हो जाएगा। और एक इससे भी कट कर सकते हो आप, इसको 2 से इसको कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो इसको हम 2/9 सीधे लिख लेते हैं, 2/9, ये हो गया 2/9। और फिर 63 LCM ले लेते हैं, तो 9 7 जा हो जाएगा तो 14 और प्लस 15 तो 29/63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप एक बार इसको पूरा देख डालें और फिर बताएं कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में। सर
हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वहाँ पे P/A/E2 लिखा है, वहाँ पे कितना 8C1 नहीं आएगा? P/A/E1 में E2 में P/A/E2 तो ब्लैक बॉल तो 8 हो गई ना। नहीं नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर वाइट निकाले। A/E2 का मतलब क्या हुआ बेटा, ए जो है वो है बॉल ड्रॉन सेकेंड बैग इज वाइट, वाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना। A/E2 का मतलब हो गया वाइट की ही हमें देखनी है। यहाँ पर ए का मतलब है बॉल ड्रॉन हाँ फ्रॉम सेकेंड बैग इज वाइट, तो वाइट ही लेनी है हमको। ओके, ओके सर। हाँ और किसी का कोई डाउट? एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप जरूर करें। जो बेस थ्योरम की एक्सरसाइज है उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही कुछ मिलेगा। एक बॉल को ट्रांसफ़र किया गया है, या हो सकता है दो बॉल को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र किया गया, तो वो चेंजेस समझ में आएंगे आपको। बाकी फिर बहुत इजी से क्वेश्चन है, इतने खास टफ नहीं बनने वाला। एक दो क्वेश्चन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में अच्छा मिलेगा, और फिर एक बेस थ्योरम है उसमें क्वेश्चंस कुछ ठीक ठाक मिलेगा। तो अब जैसे हमें यहाँ पे देखना पड़ा कि उसने बोला कि एक बॉल को ट्रांसफ़र किया है, तो अब हमें केस बनाने पड़े कि भाई एक बॉल को ट्रांसफ़र किया है, तो पता नहीं कौन सी बॉल होगी, तो वाइट बॉल को ट्रांसफ़र किया है कि ब्लैक बॉल को ट्रांसफ़र किया है। एक क्वेश्चन इसका और लिख लेते हैं चलिए, तो और थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है। देयर आर टू बैग्स फर्स्ट बैग कंटेन 5 white and 3 black ball. Second bag contain 3 white and 5 black ball. ठीक है, there are two bags. First bag contain 5 white and 3 black ball, and second bag contain 3 white and 5 black balls. Two balls are drawn. देखो उसमें एक था, इसमें दो है। Two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random from the first bag. Two balls are drawn at random from the first bag and are put into second bag. पहले वाले बैग से दो बॉल निकाली गई हैं और सेकेंड वाले बैग में डाल दी गई। Then two balls are drawn from second bag. फिर उस सेकेंड बैग से two balls are drawn from second bag. फिर सेकेंड बैग से दो बॉल फिर निकाल दी गई। Find the probability that balls are white. Find the probability that the balls are white and black. एक बॉल वाइट और एक बॉल ब्लैक हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है क्या होगी। ऑप्शन भी इसके दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है 673/1260, 623/1260, 637/1260। अब देखो बैग को देख के इवेंट्स का आइडिया लगाना मुश्किल है कि अगर हम कहते हैं कि बैग दो है
तो इवेंट्स 2 ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर अब कहानी समझ में आएगी, थोड़ा सा चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ वो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि पहले बैग में जो है वो 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है। इसको ज़रा ड्रॉ भी कर लेते हैं यहाँ पे। पहले वाले बैग में एक ये हमारा फर्स्ट बैग है, इसमें 5 वाइट है और 3 ब्लैक है। और सेकेंड बैग में जो है 3 वाइट है और 5 ब्लैक है। उल्टा है, इसमें 5 वाइट है और 3 ब्लैक है, उसमें 3 वाइट और 5 ब्लैक। कह रहा है कि यहाँ से जो है वो 2 बॉल निकाली गई हैं, 2 बॉल्स कोई भी निकाली गई होंगी। अब वो जो 2 बॉल निकाली गई होंगी उनमें कितने केसेस पॉसिबल है वो सोचना हमारा काम है। हो सकता है वो दोनों बॉल जो है वो वाइट हो, भी तो हो सकता है कि वो दोनों बॉल जो है वो ब्लैक हो, या ये भी हो सकता है कि एक बॉल वाइट और एक बॉल ब्लैक हो। 3 केसेस बनने वाले हैं। बैग को देख के हम केसेस नहीं बनाएंगे कि P1 और P2 2 ही बनेंगे, नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। जब 2 बॉल हमें पहले वाले से निकाल के दूसरे में डाली गई हैं तो 3 केसेस बन रहे हैं। कौन कौन से? जब वो दोनों बॉल जो है वो वाइट हो, या वो दोनों बॉल जो है वो ब्लैक हो, या हो सकता है पहली वाली वाइट हो दूसरी ब्लैक हो। और फिर इसमें से जो है जब इसमें बड़ी होंगी तो फिर उसमें से जो है वो 2 बॉल जो है वो ड्रॉ की गई है, और वो जो 2 बॉल ड्रॉ की गई है उनका हमें बताना है कि एक वाइट और एक ब्लैक हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बात समझ में आ रही है? ए के बारे में लिख देते हैं, सबके बारे में लिख लेते हैं कि कौन सी चीज़ क्या डिनोट कर रही है। ए जो है वो क्या है? 1 वाइट, पहली वाली जो बॉल हो वो वाइट हो एंड 1 इज ब्लैक। ए जो है वो जो पूछता है वही होता है। इवन क्या है? हमने क्या बोला कि फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 3 केस बनेंगे, ये फर्स्ट बैग है और ये सेकेंड बैग है। पहला केस क्या होगा? हो सकता है कि 2 वाइट बॉल ट्रांसफर की गई हो फर्स्ट से सेकेंड में, तो फर्स्ट केस हो गया 2 वाइट balls are transferred first to second bag। ठीक है। सेकेंड केस E2 क्या हो जाएगा? जैसे 2 वाइट लिया है तो हो सकता है 1 वाइट हो जाए और 1 ब्लैक हो जाए। 1 वाइट एंड 1 ब्लैक ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड बैग। E3 क्या हो सकता है? E3 हो जाएगा जब दोनों जो है वो ब्लैक हो। 2 ब्लैक बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड बैग। और कोई केस पॉसिबल है क्या? और कोई केस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें 2 बॉल्स लेनी थी। हमने दोनों, एक बार ब्लैक निकाल ली, एक बार दोनों वाइट निकाल ली, एक बार वाइट और एक बार ब्लैक निकाल ली। 2 ही बॉल निकाली तो 3 केसेस बन गए। यही समझने में प्रॉब्लम है, बाकी फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगी। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है, कैलकुलेशन फिर बचेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो अब जैसे हमारा फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? P1 PA अपॉन E1 प्लस P2 PA अपॉन E2। ए का खास ध्यान रखेंगे कि ए क्या है और क्या हमें निकालना है। P3 PA अपॉन E3। तो देखो, पहले P1 के बारे में बात करो। E1 का मतलब पहले वाले बैग से 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र हो रही, तो पहले वाले बैग में कितनी वाइट है? पहले वाले बैग में है 5 वाइट और टोटल कितनी है? 8। तो 5 में से 2 बॉल हमें ट्रांसफ़र की गई है, तो इसीलिए मैंने C का यूज़ वहाँ पर किया था, क्योंकि 1 होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो तो 5C2 होगा, डिवाइडेड बाई टोटल के साथ भी 2 सेलेक्ट हो गए, तो 5C2 अपॉन 8C2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 5C2 अपॉन 8C2।
ये बात समझ में आती है। ए अपॉन E1 का मतलब क्या है? ए अपॉन E1 का मतलब है कि ए का मतलब है 1 वाइट और 1 ब्लैक चाहिए जब हमने 2 वाइट बॉल को ट्रांसफ़र किया है फर्स्ट से सेकंड में। 2 वाइट बॉल को ट्रांसफ़र किया है तो अब वाइट जो है पहले 3 थी, अब वाइट कितनी हो जाएंगी? अगर 2 वाइट को ट्रांसफ़र किया है तो अभी तक 3 वाइट थी, तो अब 5 वाइट और 5 ब्लैक हो जाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं 5 वाइट और 5 ब्लैक हो गई ताकि समझने में आसानी हो। और 5 वाइट और 5 ब्लैक में ए का मतलब क्या है? 1 वाइट बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल, ये सेलेक्ट करनी है। समझना है यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा। 5 वाइट और 5 ब्लैक थी, उसमें से एक वाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट करनी है। तो एक वाइट, 5 वाइट में से एक वाइट सेलेक्ट कर लिया, 5 ब्लैक में से एक ब्लैक सेलेक्ट कर लिया और टोटल है 10 में से 2 सेलेक्ट कर लिया। ये PA/E1 हो गया। PE2 क्या हो जाएगा? E2 का मतलब है 1 वाइट और 1 ब्लैक। E2 का मतलब क्या है? 1 वाइट और 1 ब्लैक। तो 5 वाइट और 3 ब्लैक है, तो 5 वाइट और 3 ब्लैक में से एक वाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट करनी है। तो एक वाइट, तो 5C1 इंटू 3C1 डिवाइडेड बाई 8C2 हो जाएगा। अच्छा, A/E2 क्या हो जाएगा? E2 का मतलब है एक वाइट और एक ब्लैक ट्रांसफ़र की गई है। पहले 3 वाइट और 5 ब्लैक थी, एक वाइट मिल जाए और एक ब्लैक मिल जाए, दूसरे वाले बैग में एक वाइट और एक ब्लैक मिल जाएगी। तो पहले 3 वाइट थी, तो अब 4 वाइट हो जाएंगी और 6 ब्लैक, एक एक बढ़ जाएगा ना, 4 वाइट और 6 ब्लैक। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 वाइट हो गई और 6 ब्लैक हो गई। अब इस 4 वाइट और 6 ब्लैक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है। ए का मतलब है एक वाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट करनी है। तो 4 में से एक सेलेक्ट किया, 6 में से एक सेलेक्ट किया और टोटल 10 में से 2 कर लिया। ये PA/E2 हो गया, ये PA/E1 हो गया। PE3 की बात करो। PE3 में कह रहा है कि 2 ब्लैक बॉल जो है वो ट्रांसफ़र करनी है। पहले हमारे पास 3 वाइट और 5 ब्लैक थी, अब 2 ब्लैक और ट्रांसफ़र कर दी गई। तो 3 और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ब्लैक। 3 वाइट रहेंगी, 7 ब्लैक हो जाएंगे। अच्छा, E3 क्या होगा? PE3 का मतलब 2 ब्लैक बॉल के लिए। तो हमारे पास टोटल कितनी है E3 का मतलब है 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र किया है। जैसे यहाँ पे हमने PE2 निकाला, PE1 निकाला, तो PE3 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3C2/8C2। और यहाँ पर A/E3 में क्या चेंजेस हो गया? वाइट तो 3 रही, लेकिन ब्लैक जो है वो 2 बढ़ गई, तो 7 ब्लैक हो गई। तो अब इनमें से एक वाइट और एक ब्लैक लेनी है, तो 3C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाई 10C2, ये बन जाएगा हमारा थर्ड का केस। बस इसी को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अब आपको करना है। आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 673/1260। आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ये सर 71 आएगा ना? किसमें? ओके, 7C1 बिल्कुल सही अबे। है, बिल्कुल। एक एक सेलेक्ट करनी थी, तो 3 में से एक ले लिया और एक 7 में से ले लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 7C1, 3 में से एक लिया, 7 में से एक लिया और टोटल हमारे पास हो गई 10, तो 10C2। तो ये जो है वो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस थे, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए, और वो दोनों जो है वो बोर्ड के क्वेश्चन है, इजी है। तो एक बार इनको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से बात करेंगे इनके बारे में। ओके, आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।